एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा के अभिकरण। इससे पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण वे संस्थाएं या माध्यम है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये जो शिक्षा के अभिकरण या साधन है वह व्यक्ति के किसी एक पक्ष में नहीं बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण, उसके सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया और धार्मिक स्थल शामिल है। यानी कि शिक्षा के अभिकरण में क्या क्या शामिल है? परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया, धार्मिक स्थल और आदि, जो समाज में शैक्षिक कार्यों को करते हैं। यानी कि समाज में जितने भी शैक्षिक कार्य होते हैं वह शिक्षा के अभिकरण के माध्यम से ही होते हैं और व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षित करते हैं। यानी कि व्यक्ति इन शिक्षा के अभिकरणों के माध्यम से ही शिक्षित होता है। मनुष्य अपने जीवन काल में, अपने संपूर्ण जीवन काल में जिस भी प्रकार से शिक्षित हो रहा है उन सभी में किसकी भूमिका होती है? शिक्षा के अभिकरणों की। शिक्षा के अभिकरणों के माध्यम से ही व्यक्ति शिक्षित होते हैं। अब हम जानेंगे कि शिक्षा के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं। पहला है परिवार। यह शिक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अभिकरण है। यहाँ बच्चा प्राथमिक मूल्यों, व्यवहार, उत्तरदायित्व को सीखता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार में ही वह शामिल होता है। माता पिता, परिवार के सदस्यों के साथ ही वह रहता है। उन्हीं लोगों से वह नैतिक मूल्यों, अपने कर्तव्यों, अपने उत्तरदायित्व को सीखता है, जानता है कि किस तरह मुझे कार्य करना है, किस तरह अपने कर्तव्यों को निभाना है। तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में, बच्चे की शिक्षा की प्रक्रिया में परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है विद्यालय। बालक अपने परिवार से निकलकर विद्यालय जाता है। विद्यालय में वह औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जहां निश्चित पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और व्यवस्थित शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि बालक घर से निकलकर सबसे पहले कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। विद्यालय में जब वो प्रवेश करता है तो वहां के वातावरण के साथ वह अपना संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है। वहां के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, वहां दोस्त बनाता है, शिक्षक के संपर्क में रहता है, वहां पर प्रिंसिपल से बात करता है, साथ ही साथ वहां पे उसके पीयर ग्रुप्स रहते हैं, उसके साथ जो उसके क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ संपर्क बनाता है और वहां से भी, विद्यालय से भी वह निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बालक के अधिगम प्रक्रिया में, उसके शिक्षण की प्रक्रिया में या फिर उसके सीखने की प्रक्रिया में विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय। समुदाय के सदस्य, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं भी व्यक्ति के सामाजिक और नैतिक विकास में योगदान देती है। यानी बालक अपने समाज व समुदाय के संपर्क में भी रहकर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालक को सीखने के लिए किसी विशेष परिवेश व स्थल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बालक जिसके भी संपर्क में आएगा, जिस स्थान पर है, जिस समय भी है, मतलब जिस समय में, कोई भी समय में वह है, तो वह कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आकर सीख सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कोई विशेष, खास, स्पेशल एनवायरनमेंट दे सकते हैं या फिर कोई विशेष व्यक्ति को बुलाकर बोलेंगे कि बालक तुम इसी से सीखो, या फिर हम उससे नहीं सीख सकते। हम हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अपने परिवेश से सीखते हैं, अपने समुदाय से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया। वर्तमान समाज आधुनिकीकरण में टिका हुआ है, जिसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सभी का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। लोग इसी पर ही डिपेंड हो चुके हैं। आजकल हर व्यक्ति के फोन में इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब अवेलेबल होगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग तुरंत गूगल करते हैं। तो वर्तमान का समय किस पर टिका है? आधुनिकीकरण में, सोशल मीडिया में, तकनीकी में टिका हुआ है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसे माध्यमों से भी जानकारी मिलती रहती है और हमें सीखने को मिलती है। अभी हम लोग ज्यादातर पुस्तक से ज्यादा किस पर डिपेंड हो चुके हैं? फोन पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर। पहले समय में क्या होता था? लोग इंटरनेट जब नहीं होता था, समाचार पत्रों से जानकारी लेते थे, रेडियो से जानकारी लेते थे, पत्रिकाओं से, पुस्तकों से। लेकिन अभी हम लोग किससे ले रहे हैं? कंप्यूटर से, इंटरनेट से। इनसे हमें जानकारी मिलती है। हमें हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया का भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमने अभी देखा कि शिक्षा के अभिकरण, प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अभिकरण क्या है? ये अभिकरण एक ब्रिज है। किसके लिए ब्रिज है? एक मनुष्य और शिक्षा के लिए ब्रिज। शिक्षा और मनुष्य के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, यानी एक पुल का काम करती है। शिक्षा और मनुष्य को जोड़ने का काम करती है। अगर ये अभिकरण नहीं होंगे तो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया, हमारी शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। हम अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को सक्षम नहीं बना सकते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ। तभी से मैं कह रही हूं शिक्षा के अभिकरण। अब हम जानेंगे कि ये अभिकरण क्या है और ये अभिकरण का अर्थ क्या है। शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ। अभिकरण को अंग्रेजी में एजेंसी कहा जाता है। अभिकरण को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एजेंसी। एजेंसी लैटिन भाषा के एजेंट से बनी है। एजेंसी किससे बनी है? लैटिन भाषा के एजेंट से। एजेंट से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो किसी कार्य में प्रभाव डालते हैं या कार्य में गति प्रदान करते हैं। यानी एजेंसी किसी कार्य में गति प्रदान करते हैं या प्रभाव डालते हैं। शिक्षा के अभिकरण वे तत्व है। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, हुए के बदले वे होगा, आप थोड़ा सा देख लेंगे। शिक्षा के अभिकरण वे तत्व है जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। यानी कि अभिकरण बालक के शिक्षण की प्रक्रिया में कह सकते हैं या फिर उनके शिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, यानी कि उनकी सीखने की प्रक्रिया में प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। अभी जो शिक्षा के अभिकरण है उसको हम लोग उसका वर्गीकरण किया है, यानी कि उसको हम लोग बांट दिए हैं। कितने भागों में बांटे हैं देखेंगे। शिक्षा के अभिकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। शिक्षा के अभिकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सक्रिय अभिकरण और दूसरा है निष्क्रिय अभिकरण, यानी कि एक्टिव एजेंसी और दूसरा है पैसिव एजेंसी। अब हम लोग जानेंगे कि सक्रिय अभिकरण क्या है और निष्क्रिय अभिकरण क्या है। सक्रिय अभिकरण। शिक्षा के सक्रिय अभिकरण में वे संस्थाएं और वे समूह आएंगे जो शिक्षा की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होते हैं और जहां शिक्षक और छात्र के बीच आपस में 2 तरफा संवाद होता है और वह एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं। इसमें शिक्षक, परिवार, समाज, धार्मिक संस्थाएं, राज्य शामिल होते हैं। सक्रिय से ही हमें पता चल रहा है कि
ये ऐसे अभिकरण होते हैं जो चेत अवस्था में होते हैं, यानी कि चेतन अवस्था में होगी। यानी कह सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ से भागीदारी होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, अपनी सक्रियता को दर्शाएंगे। ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे से लाभान्वित होंगे, एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालेंगे। इनके बीच में सक्रिय संवाद होता है। यानी कि जैसे कि अभी आप जो मुझसे पढ़ रहे हो, तो अभी क्या है, ये एक तरफा संवाद है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मेरे नोट्स को नोट कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने विद्यालय में रहते हो, अपने कॉलेज में रहते हो, यूनिवर्सिटी में, ट्यूशन में, जहां पर भी रहते हो, वहां पर शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, तो आप वहां टीचर्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनका रिप्लाई करते हो, आंसर करते हो। तो दो तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है। शिक्षक भी उधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे भी इधर से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो दो तरफा क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, दो तरफा संवाद हो रहा है। लेकिन निष्क्रिय प्रक्रिया में जो अभी की शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, अभी जो आप पढ़ रहे हो, वो एक निष्क्रिय शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें आप निष्क्रिय हो। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। लेकिन सक्रिय में एक दूसरे पर डायरेक्ट वो लोग प्रभाव डालते हैं। शिक्षक भी प्रभाव डालते हैं बच्चों पर, और बच्चे भी रिस्पॉन्स करके शिक्षक पर प्रभाव डालते हैं। तो सक्रिय अभिकरण का पहला उदाहरण है परिवार। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला के रूप में जानी जाती है। परिवार शिक्षा की अनौपचारिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सक्रिय अभिकरण है, जहां माता पिता बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और बच्चे भी माता पिता से प्रभावित होते हैं और अपने परिवार से भी प्रभावित होते हैं। बालक सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखना प्रारंभ करता है। यानी कि बालक अपने परिवार में ही सबसे पहले सीखेगा, अपने माता पिता के संपर्क में रहकर, अपने भाई बहन के, परिवार के बुजुर्ग या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य से ही वो सीखना शुरू कर देता है। वह परिवार के सदस्यों के साथ रहकर सक्रिय रूप से सीखता है। यानी कि माँ उसे कहना सिखा रही है तो माँ भी सक्रिय है, बालक भी सक्रिय है। माँ सिखा रही है, बालक सीख रहा है। पिताजी चलना सिखा रहे हैं, बालक चलना सीख रहा है। दादाजी अच्छे शिष्टाचार सिखा रहे हैं। भाई बहन किस तरह से दूसरे के साथ संबंध मिलाकर साथ साथ चलना है, वो सिखा रहे हैं, बालक सीख रहा है। तो बालक भी सक्रिय है, परिवार के अन्य सदस्य भी सक्रिय है। तो ये दो तरफा संवाद हो रहा है, दो तरफा सक्रियता देखने को मिलती है। तो परिवार भी बालक के सक्रिय अभिकरण के अंतर्गत आएगी। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है विद्यालय। विद्यालय यह शिक्षा का सबसे प्रमुख औपचारिक अभिकरण है। यहाँ छात्र और शिक्षक के बीच सक्रिय अंतःक्रिया होती है। विद्यालय आदर्श नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। विद्यालय में सभी तरह के छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान रखा जाता है। यानी कि बालक अपने परिवार से निकलने के बाद सीधा कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। विद्यालय में संपर्क अपना स्थापित करता है, जहाँ शिक्षक के संपर्क में विद्यालय के अन्य साथी, मतलब उसके जो पीयर ग्रुप रहते हैं, अलग मतलब दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स, अब खुद के क्लास का स्टूडेंट्स, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बनते हैं। उनके साथ वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। विद्यालय में भी सभी बालकों की योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। यानी कि हर बालक अपने में विशिष्ट है। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चे को सीखने में मतलब टीचर को कोई एफर्ट ही लगाना नहीं पड़ता है। टीचर बोलती है ब्लैक बोर्ड में एक बार बताई, बच्चा पीछे पूरा काम कर चुका है। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, टीचर उनको स्पेशल ट्रीट देती है, उसे बार बार समझाती है। तो टीचर एक खास मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखती है कि बच्चे की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और उसी के अनुसार बालक को शिक्षा देती है। तो विद्यालय भी एक
सक्रिय अभिकरण है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक द्वारा कुछ सवाल पूछने पर बालक प्रतिक्रिया करते हैं, शिक्षक द्वारा कोई एक्टिविटी कराया जाता है, बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे भी सक्रिय होते हैं और शिक्षक भी सक्रिय होते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है समाज। समाज व्यक्तियों का समूह है जहां लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा अपनी अनुभवों का साझा करते हैं। समाज क्या है? लोगों का समूह है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां के लोगों को अपनी भावनाओं, विचारों से अवगत कराते हैं, एक दूसरे के अनुभव को शेयर करते हैं, अब दूसरों की बातों को भी जानना चाहते हैं, अपनी बातों को भी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। समाज में लोग आपसी सहयोग, संघर्ष, निर्भरता के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। वह अपनी प्रथाएं, मूल्यों को, अपनी संस्कृतियों को, रीति रिवाजों को बरकरार रखते हैं। यानी हमारा जो समाज है वह अपने समाज के लोगों के साथ सहयोग की भावना को स्थापित करने का कार्य करता है। मतलब लोग अपने समाज में सहयोग की भावना रखते हैं ताकि अपना विकास सुनिश्चित कर सके, दूसरों की मदद करे। अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी उनकी मदद करेंगे। भाईचारे की भावना रखते हैं, साथ ही साथ सभी मिलकर अनुशासन में रहते, एक दूसरे की रीति रिवाजों, परंपराओं, नैतिक मूल्यों, संस्कृतियों को जानते हैं, दूसरों की संस्कृतियों को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं, अपनी संस्कृति को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखते हैं, इसे बरकरार रखते हैं ताकि आने वाले भविष्य में जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो इससे अवगत हो सके, इसे जान सके। तो इस समाज से भी हमें सीखने को मिलता है। हम अभी जो वर्तमान में हम जितने भी रीति रिवाज, परंपराएं कहाँ से सीखते हैं? हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे घर में हमारे दादा दादी या फिर हमारे जो माता पिता हैं, उन्हीं के माध्यम से नहीं हम सीखते हैं। वे हमें बताते हैं कि बेटा, हमारे जो पूर्वज थे इस तरह की परंपराओं को मानते थे, कोई प्रकृति पूजक होता है, कोई देवी देवता पूजक होता है, कोई मूर्ति पूजक होता है। तो हम जितनी भी अपनी संस्कृति, परंपरा होती है, हमारी जो प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, जाति होता है, समूह होता है, तो वो सब हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? अपने परिवार से, अपने समाज से। समाज में विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि वे अपने समाज की संस्कृति को बरकरार रख पाए। ये सब का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। अगर हम ये सब कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे तो हम अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे। तो समय समय पर इसका होना बहुत जरूरी है और हम इन कार्यक्रमों से भी, अपने समाज से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये भी शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है समुदाय। समुदाय विद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा को प्रभावित करता है। समुदाय की अपनी मूल्य, विचार और संस्कृति होते हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। हर समुदाय का क्या होता है? अपना खुद का विचार, संस्कृति, मूल्य होता है जो शिक्षा को बढ़ावा देता है। स्कूल समुदाय के लिए एक स्वाभाविक केंद्र होते हैं जो विभिन्न उम्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करते हैं। समुदाय को व्यक्तिगत और सामूहिक विकास का आधार माना जाता है। यानी कि जो समुदाय है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसका बहुत ही ज्यादा योगदान माना जाता है। किसका? समुदाय का, जो व्यक्तियों को व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है जिससे वे अपना समाज में योगदान देते हैं और साथ ही साथ समाज
समुदाय और राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। समुदाय क्या करता है? लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराता है, हमें सिखाता है कि हमें एक समाज में, एक समुदाय में, अपने राष्ट्र में कैसे रहना है, किस तरह अनुशासन में रहना है, अपने नियमों को पालन करना है, अपने अनुशासन को किस तरह से बरकरार रखना है, अपने कर्तव्य को किस तरह से निभाना है। ये भी हमें समुदाय बताता है, हमारी संस्कृतियों से अवगत कराता है, हमारे नैतिक मूल्यों से अवगत कराता है, हमें शिक्षा, हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ विद्यालय से ही नहीं, हम जिसके भी संपर्क में रहते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम अपने परिवेश, ये जो हमारा परिवेश क्या है, हमारा समुदाय है, समुदाय से भी हमें सीखने को मिल रहा है, समुदाय से भी हमें शिक्षा मिल रही है, तो ये भी हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे राज्य। हमारा 5th पॉइंट क्या है? राज्य। राज्य भी एक सक्रिय अभिकरण के रूप में कार्य करता है जो अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भूमिका निभाता है। राज्य का भी शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि राज्य शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करने का काम करता है। राज्य क्या करता है? अपने नियम कानून को लागू करता है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों को अनुशासन प्रिय बनाता है कि किस तरह से हमें लोगों के साथ आपसी तालमेल बनाना है, अनुशासन में रहना है, दूसरे के विचारों को महत्व देना है, किस तरह से रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। ये सब हम लोग को कौन बताता है? हमारा राज्य बताता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, राज्य। अब हम लोग जानेंगे निष्क्रिय अभिकरण। उससे पहले मैं थोड़े शॉर्ट में बता देती हूँ सक्रिय अभिकरण क्या है। सक्रिय अभिकरण वह है जिसमें दो तरफा संवाद देखने को मिलता है, दो तरफा प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, यानी कि जो प्रभाव डाल रहा है वह भी सक्रिय है और जो प्रभावित हो रहा है वह भी सक्रिय है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, निष्क्रिय अभिकरण। सक्रिय के बिल्कुल विपरीत होता है निष्क्रिय, यानी कि इसमें एक तरफा संवाद, एक तरफा प्रभावित होने का कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण वे माध्यम या साधन होते हैं जो शिक्षार्थियों को प्रभावित करते हैं लेकिन उनसे स्वयं प्रभावित नहीं होते। जैसे कि अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, कंटिन्यू तभी से मैं ही बोले जा रही हूँ, आपका इसमें कोई भी योगदान नहीं है, आप सिर्फ सुन रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, आपको इससे सीखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, इसका स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या होगा मैम दोबारा बताइए। अगर आपको दोबारा समझना होगा तो आपको दोबारा वीडियो को ऑन करना पड़ेगा, आपको वीडियो स्किप करना पड़ेगा, आपको वीडियो दोबारा चालू करना पड़ेगा, या फिर आप दूसरे वीडियो पर जाओगे। लेकिन अगर ये सक्रिय प्रक्रिया होती तो आप तुरंत मुझसे पूछते कि मैम ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक फिर से आप मुझे एक्सप्लेन करिए। ये दो तरफा संवाद है, लेकिन निष्क्रिय संवाद एक तरफा होती है जिसमें सिर्फ प्रभाव डाला जाता है, लेकिन उससे जो प्रभावित हो रहा है उससे कोई भी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलती है। ये एक तरफा या एक दिशात्मक माना जाता है। निष्क्रिय अभिकरण केवल शिक्षार्थियों पर प्रभाव डालते हैं जबकि शिक्षार्थियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि शिक्षक केवल प्रभाव डालते हैं, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स का, शिक्षार्थी का कोई इसमें प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता, वो अपने तरफ से कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। निष्क्रिय अभिकरण में भाग लेने के लिए अधिक शारीरिक या मानसिक सक्रियता की आवश्यकता नहीं होती है, वह बस सामग्री का सेवन करते हैं जैसे जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र, टेलीविजन, पुस्तकें। यानी कि इसमें कोई शारीरिक एक्टिविटी, मतलब आपको फिजिकली एक्टिव होने का जरूरत नहीं है, आप मेंटली अवेलेबल है वही काफी है। आप सुन रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वही है। लेकिन अगर अभी आप
क्लास स्कूल में होते, टीचर्स आपको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बताती, एक्टिविटी का सहारा लेकर बताती, तो आपको शारीरिक बल लगाना पड़ता, आपको शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखना पड़ता। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें जनसंचार के माध्यम, समाचार पत्र, टेलीविजन, पुस्तकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है। यानी कि टेलीविजन से आप न्यूज सुन रहे हो, या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हो, पुस्तक से पढ़ रहे हो, या फिर जनसंचार के माध्यम जैसे भी फोन से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब क्या है, निष्क्रिय अभिकरण के उदाहरण है। निष्क्रिय अभिकरण के उदाहरण मतलब निष्क्रिय अभिकरण का जो पहला उदाहरण है वह है जनसंचार माध्यम, जिसमें हमारा आएगा रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सिनेमा निष्क्रिय अभिकरण के साधन है। यानी कि रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब किसके उदाहरण, निष्क्रिय अभिकरण के उदाहरण हैं, जो बालक को केवल प्रभावित करते हैं और स्वयं बालक से प्रभावित नहीं होते। यानी कि ये अपना इंफॉर्मेशन, आपका अपना नॉलेज आपको दे देंगे, लेकिन आपसे कुछ रिस्पॉन्स या कुछ भी आंसर नहीं मांगते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है पुस्तकें और अन्य प्रकाशन। यह जानकारी तो देती है, लेकिन पाठक के साथ सीधी बातचीत या प्रभाव नहीं डालते हैं पाठक को। यानी कि अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब पढ़ते हो, तो आप उससे शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आप उनसे सीधी तरह से संवाद नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आप अपना प्रभाव उस पर नहीं डाल सकते हो। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन सामग्री। वेबसाइट पर उपलब्ध कई प्रकार की जानकारी और सामग्री जो शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध तो होती है, लेकिन वे शिक्षार्थी से ना प्रभावित होते हैं और ना ही उनसे बातचीत करते हैं। अब हम ऑनलाइन में जितनी भी वेबसाइट से पढ़ते हैं, यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास करते हैं, या फिर कोई ऐप से ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो हम लोग उससे हम अपना ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप भले किसी टीचर्स के वीडियो में कमेंट कर सकते हो, लकीली आप अगर लकी पर्सन हो तो टीचर का अगर नजर गया तो आप पर, आपके मैसेज का, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देगा। लेकिन लाखों की तादाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो टीचर का ध्यान तो सारे कमेंट्स पर नहीं जाएगा, सारे मैसेजेस पर नहीं जाएगा, तो टीचर अपने तरफ से कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो आप तो प्रभाव डाल रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो टीचर को कि मैम मुझे ये डाउट है, या फिर थैंक यू मैम, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत जानकारी मिली। आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे रहे हो, लेकिन मैम के तरफ से रिस्पॉन्स आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। तो आज हमने जाना शिक्षा के अभिकरण के बारे में। मैं पूरी कोशिश की हूँ कि मैं आपको इजी से इजी सरल भाषा में बता पाऊँ, क्योंकि जितना मैं सरल बताऊंगी आपको उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि आपको आंसर को याद नहीं करना है, आपको समझना है। याद करने से ज्यादा किसी चीज को समझना होता है। अगर आप किसी टॉपिक को समझ जाते हो तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे नोट्स अच्छे लगे हो। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।